कहते हैं कि किसको जिंदगी में क्या बनना है ये तय सिर्फ हमारी मेहनत करती है। जिस प्रकार असफलता के बाद सफलता का आना तय है, जिस प्रकार अंधेरों के बाद फिर एक नई रोशनी का आना तय है, उसी प्रकार अगर आप मेहनत करते हो तो निश्चित तौर पर आपके जिंदगी में एक नए सवेरे का आना तय है। जी हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो सोचोगे उस अनुसार आपको एक दिन जॉब जरूर मिलेगी। ये बिल्कुल आपके मेहनत पर ही निर्भर करता है। आपके सोच लेने से सिर्फ काम नहीं बनेगी। अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो घर से निकलना तो पड़ेगा ही। जी हाँ, तो आज भी एक हम लोग नए सेशन की शुरुआत करेंगे, स्टैटिक जीके का सेशन नंबर 59, जिसमें भी आज हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को जो कि एग्जामिनेशन में पूछा हुआ होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि लक्षद्वीप के उच्च न्यायालय किस राज्य में है और ये पूछा हुआ है आपका एसएससी सीपीओ 1 में, तो सारे जो प्रश्न होंगे वो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ ही मिलेगा आपको। तो चलते हैं एक नए सेशन में सालू मिस के साथ। तो मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की आप शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 59, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय किस राज्य में है। ठीक है, अब देखो सवाल बहुत अजीब सा लग रहा है कि उच्च न्यायालय कहाँ का है, लक्षद्वीप का, तो वो किस राज्य में होगा। तो पहले तो आइए उच्च न्यायालय में, फिर राज्य में भी आएंगे और फिर लक्षद्वीप में भी आएंगे। उच्च न्यायालय क्या होता है, जैसे हमारे भारत में ये जो आपका कोर्ट वाला सिस्टम है या आप कह लो न्यायालय वाला सिस्टम है, ये इस प्रकार बना हुआ है जिसमें सबसे सुप्रीम पे कौन है, तो सुप्रीम पे वही है जिसके नाम में भी सुप्रीम लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा क्षेत्र अधिकार आता है हाई कोर्ट का। और इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा अधिकार आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। मतलब ऐसे ऐसे धीरे ये आपका ऊंचाई पे पहुंचता है। और भारत में अंतिम न्यायालय जो है ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। और जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 25। हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, 25। जबकि हमें ये भी पता है कि हमारे भारत में क्षेत्र कितने सारे हैं, तो क्षेत्र हैं 28। तो राज्य हैं, पहले तो 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, तो 8 हैं जिनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूटी। और फुल फॉर्म क्या हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, मतलब इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। मतलब 28 और 8 कितने हो गए, 36। इट मीन्स कि अपने यहाँ 36 प्रांत हैं, 36 क्षेत्र हैं और हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, ओनली 25। तो क्या 11 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कोई भी क्राइम नहीं होता। ऐसा हो सकता है क्या, हमारे और आपके जैसा मानव जहाँ रहेगा और वहाँ क्राइम नहीं होगा, क्राइम होता है। बट है क्या, जैसे लक्षद्वीप हो गया आपका, गोवा हो गया, पुदुचेरी हो गया, तो इसे बहुत छोटे से रीजन है। तो इसमें अलग हाई कोर्ट का निर्माण नहीं किया गया है। क्या किया गया है कि उस हाई कोर्ट में किसी दूसरे हाई कोर्ट में जो पास में स्थित है वहां उसका क्षेत्राधिकार दे दिया गया। जैसे गोवा में अगर कुछ भी इशू होता है तो वहां अपना हाई कोर्ट नहीं है, वहां वाला आदमी कहाँ दिखाएगा, मतलब कहाँ उसका केस वगैरह करेगा, वो करेगा आपका बंबई में। जैसे आपका अंडमान निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे अगर कुछ इशू होता है तो यहाँ का मामला कहाँ देखा जाएगा, यहाँ का मामला देखा जाएगा कहाँ, यहाँ का मामला देखा जाएगा वेस्ट बंगाल में। तो यही सब रीजन आपको पता होना चाहिए सब, कि 25 हाई कोर्ट हैं और 36 प्रांत हैं जिसमें 28 राज्य है और 8 आपका क्या है, 8 है आपका यूटी। चलिए एक चीज और देखिएगा, अनुच्छेद 214 के अनुसार, अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जहाँ हर जगह होगा ही होगा। वहीं 231 में कहा गया है कि एक ही हाईकोर्ट में अलग अलग राज्य का मामला देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सवाल था लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ है। आपको देखो एक चीज समझ में आ जाएगा, लक्षद्वीप कहाँ पर है। अगर ये अपना भारत है तो हम लोग को पता है कि लक्षद्वीप आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर का मामला क्या आप बताओ, जम्मू कश्मीर या फिर असम वाले में देखा जाएगा, नहीं, पास वाला में मैटर करता है, पास वाला में ज्यादा सही भी होता है। तो लक्षद्वीप का जो मामला है ये कहाँ देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा केरला में, पास वाले में। ऐसे ही आप इक्का दुक्का और भी याद रखिएगा, जैसे गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, दमन दीव, और इसी में एक और मर्ज हो गया है ना, कौन सा, तो दादरा नागर हवेली,
दादरा नागर हवेली, यहाँ का जो प्रॉब्लम होता है, यहाँ का जो इशू होता है, किस हाई कोर्ट में देखा जाता है? तो बम्बई हाई कोर्ट में देखा जाता है। ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट। ठीक है, एचसी मतलब हाई कोर्ट हो गया। वहीं आपसे अगर दूसरा पूछता है जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है, अगर अंडमान निकोबार में कुछ इशू होगा, अंडमान निकोबार, तो यहाँ का मामला कहाँ देखा जाएगा? यहाँ का मामला देखा जाएगा कहाँ? तो ये देखा जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछेगा पुदुचेरी, पुदुचेरी में अगर इशू होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी में अगर कोई इशू होता है तो ये कहाँ देखा जाएगा? ये देखा जाएगा आपका मद्रास हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट है ना, मद्रास हाई कोर्ट में देखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां आपका क्या है, आपका हाई कोर्ट नहीं है, बट वहां का मामला कहीं और देखा जाता है। ठीक है, और एक आप याद रखिएगा कि वह कौन सा राज्य का हाई कोर्ट है जहां सबसे ज्यादा मामला देखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे, थोड़ा सा उल्टा हो गया, गुवाहाटी में। अगर आपसे पूछता है कि पूर्वोत्तर में जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, नागालैंड, ठीक है, असम हो गया। तो देखो पूर्वोत्तर में हम लोग को पता है ना कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं, जिसमें असम के बारे में तुम लोग बहुत बार चर्चा किए कि असम जो है पूर्वोत्तर के सारे राज्यों के साथ क्या करता है, तो सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, एक नाम और याद रखिएगा मिजोरम। इन लोग का जो आपका इशू होता है ये कहाँ देखा जाता है? तो ये देखा जाता है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और गुवाहाटी है क्या? तो ये आपका असम का सबसे बड़ा शहर है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि आपका चंडीगढ़ और पंजाब, ठीक है, आपसे सवाल करता है कि चंडीगढ़ और पंजाब का मतलब, सॉरी, चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। दोनों आपका क्या है, जिसमें चंडीगढ़ आपका यूटी है। तो आपसे पूछेगा कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में किसका मामला देखा जाता है? तो पंजाब और हरियाणा। तो मैक्सिमम आप इसे याद रखिएगा, ज्यादा आपका गोवा वाला पूछ लेता है। गोवा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बम्बई हाई कोर्ट में। 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को पता है ना कि कितने जज होते हैं, अभी कितने हैं फिलहाल, वैसे इनकी संख्या घटते और बढ़ते रहती है। अभी कितने जज हैं? 33 + 1, मतलब एक होता है मुख्य और 33 होते हैं उनके हेल्पर, अदर। तो वैसे आपका हाई कोर्ट में भी क्या होते हैं कि एक मुख्य होते हैं और बाकी अन्य उनके सहयोगी होते हैं। तो आपसे ये सवाल कर सकता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति CJI, ठीक है, CJI, और उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर, CJI और उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे अपने बिहार का पटना हाईकोर्ट में मान लो कि CJH बैठाना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो CJI जो पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, और बिहार में हो रहा है तो बिहार का राज्यपाल के सजेशन के अकॉर्डिंग नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने बिहार के बारे में कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और अभी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। विधानसभा क्या है? अभी कौन सा चुनाव चल रहा है, आप बताओ? अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है या विधानसभा का चुनाव चल रहा है? अभी चौथा चरण चल रहा था, खत्म हुआ है, तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। और लोकसभा के चुनाव के तहत हम लोग किसको चुनते हैं? तो अपने देश के मुखिया को, देश के प्रधानमंत्री को। जबकि आप जब विधानसभा का चुनाव में भाग लेते हो तो आप क्या चुनते हो? आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य का मुखिया चुनते हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री चुनते हो। मतलब कि आम जनता लोकसभा के चुनाव के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री चुनेगा और विधानसभा चुनाव के माध्यम से क्या चुनेगा? तो अपने राज्य का मुख्यमंत्री चुनता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल हो रहा है विधानसभा, ठीक है, यहाँ पे सवाल हो रहा है विधानसभा। तो पहले तो आप देख लो अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक किस चीज का चर्चा किया गया है? तो इसमें चर्चा किया गया है राज्य
राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का। अब राज्य विधानमंडल में क्या होता है, तो राज्य विधानमंडल में 3 बॉडी होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। एक होता है आपका विधानसभा, विधानसभा, और एक होता है आपका, एक क्या होता है, तो एक होता है आपका राज्यपाल, राज्यपाल होता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे देश में संसद के कितने अंग है, संसद के 3 अंग है। कौन कौन सा है, तो एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक होता है आपका राष्ट्रपति। तो वही हमारे राज्य में भी होता है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। बट एक एक्सेप्शन ये चीज है कि बहुत सारे राज्य में विधान परिषद नहीं होते हैं, कुछ ही राज्य में है। जैसे अभी कहाँ कहाँ है, तो बिहार में है, यूपी में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इतने सारे राज्य में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो यही आपका विधानसभा और राज्यपाल और विधान परिषद मिलकर क्या बनाता है, राज्य विधानमंडल, जिसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया विधानसभा के बारे में, 168 से लेकर के 212 तक में। अब देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिएगा अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 500। मतलब किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा संख्या नहीं होना चाहिए विधायकों की। और एक चीज को आप याद रखिएगा कि विधानसभा में जो बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका संसद में बैठता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका, संसद में जो बैठता है उनको हिंदी में सांसद कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबकि विधान परिषद में कोई बैठता है तो उसे क्या बोलते हैं, MLC, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन सारी चीजों को, ये कॉमन सी बात है, इसको याद रखिएगा आप। यहाँ पे देखो आपसे क्या बोला कि अधिकतम संख्या जो है ये कितनी हो सकती है, तो ये हो सकती है 500, लेकिन मिनिमम संख्या कितनी होनी ही चाहिए, तो मिनिमम संख्या होती है 60, मतलब 60 से कम संख्या नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है मतलब, तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपका अगर पूछ लेता है गोवा, ठीक है, गोवा और मिजोरम में विधानसभा का कितना सीट है, तो गोवा और मिजोरम में कितना है, 40। आपसे पूछता है कि सिक्किम में कितना है, हम लोग को पता है ना कि पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। सिक्किम में कितना है विधानसभा सीट, तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। यहाँ पे जो आपके मेंबर होते हैं, विधानसभा का जो चुनाव होता है इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि विधानसभा में भेजा गया आदमी आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनका टेन्योर कितना होता है, तो टेन्योर होता है 5 साल का। आप एक बात बताओ कि विधानसभा से ही चुना हुआ आदमी आगे जाके मुख्यमंत्री बनता है ना, यहीं से चुना हुआ आदमी आगे जाके मुख्यमंत्री बनता है। बट कोई जरूरी नहीं है कि यही का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ से भी बन सकता है। जैसे अपने नीतीश कुमार बिहार वाले, ये कहाँ से चुन करके गए हैं, विधान परिषद से, ठीक है। आप एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, क्या, जैसे मान लो कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो, आप बोले कि बहुत हो गया तैयारी, अब एक ही बार मुख्यमंत्री बनना है हमको, तो कैसे बनिएगा, तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पहले जैसे आपको ग्रुप डी में जॉब करना, ठीक है, तो आप ग्रुप डी में जॉब कैसे करिएगा, पहले आप फॉर्म भरिएगा, प्रोटेस्ट करिएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम देने के बाद फिर प्रोटेस्ट करिएगा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया तो फिर आप फिजिकल का तैयारी करिएगा, फिर आप मेडिकल का तैयारी करिएगा, फिर डीबी होगा, उसमें इधर उधर दौड़ाएगा, और उसके बाद फिर आपको जॉब मिलेगा, वो जॉब मिलेगा जिससे आप फार बेटर आप बढ़िया जॉब ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे मान लो कि छोड़ो ये सब नहीं करना, अब एक ही बार चुनाव लड़ना है, तो यहाँ पर सुनिए कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए भी आपको मैट्रिक इंटर जो भी होता है, मैट्रिक लेवल पे शायद होता है, और फिर आपको ITI वगैरह भी करना होता है। यहाँ पे देखो विधानसभा का आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो ये तो हम लोग हैं, ठीक है। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी कितना पूछता है, 25 वर्ष, कम से कम आप 25 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए। दूसरा, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो पागल आदमी तो पढ़ाई वाला भी फॉर्म नहीं भरेगा ना। तीसरा क्या हो जाएगा कि आप जिस क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, तो आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप चुनाव लड़ लिए तो आप यहाँ के मेंबर बन जाएंगे, और हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो देख लो कि कहाँ आपका स्कोप मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम 60 होता है, इसके बावजूद अपने यहाँ कुछ क्या है,
कुछ एक्सेप्शन है। आपसे सवाल करता है कि भारत के किस राज्य में विधानसभा सीट सबसे ज्यादा है, तो किस राज्य में पूछेगा ना, वो भी ज्यादा पूछेगा तो आपको आंख बंद करके यूपी लगाना। हाँ, डेटा पूछ लेगा तब आंख खोल करके आपको याद करना पड़ेगा कि कितना डेटा है, बट अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो यूपी, क्योंकि यूपी में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो यूपी में जो विधानसभा सीट है ये कितना है, 403। ठीक है, ऐसा ही हम लोग देखे थे कि विधान परिषद वगैरह हो गया, सब यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। वहीं अगर आपसे पूछता है यूपी के बाद सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में 294। ठीक है, इसके बाद है महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके बाद है महाराष्ट्र का आप बताइएगा कि महाराष्ट्र का कितना है। ठीक है, अपने हम लोग बिहार में आते हैं, तो बिहार में कितना है, बिहार में विधानसभा सीट कितना है, तो ये है आपका 243। इट मीन्स कि बिहार में कितने विधायक चुन के आते हैं, 243। आप बिहार का याद रखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको एक और राज्य का याद हो जाएगा, किसका, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। तमिलनाडु यहाँ का कितना है, तो यहाँ का है बस 3-4 को आपको क्या करना है, इधर इधर करना है, आपका तमिलनाडु निकल जाएगा 2 3 4 234। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्या बोल रहा है, मदन मोहन मालवीय जी को महामना की पदवी किसने दी थी। महामना, ये अभी तक के इतिहास में पहले और अंतिम व्यक्ति हैं जिनको महामना का उपाधि दिया गया है। सबसे पहले तो आओ कि महामना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, महामना, तो महामना का अर्थ होता है महान आत्मा। ठीक है, मतलब जो आदमी बहुत ही शुद्ध रूप का हो, बहुत ही ये क्रिएटिव रहा हो, और सही में मदन मोहन मालवीय, कभी कभी इनको ट्रिपल एम भी बहुत लोग कहते हैं, तो मदन मोहन मालवीय हमारे देश में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आप शिक्षा कह लो, आप देश को आज़ाद कराने का बात कर लो, सब कुछ में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। और गांधी जी के समकालीन थे, तो गांधी जी के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी। और किस चीज की उपाधि दी गई थी, महामना का, है ना, महामना का उपाधि दी गई थी। दूसरा एक नाम और आता है, हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, है ना, इनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके द्वारा भी इनको एक उपाधि दिया गया था। और कौन सा उपाधि दिया गया था, कर्मयोगी। ठीक है, कर्म योगी का उपाधि किनको दिया गया था, तो मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था कर्मयोगी का उपाधि। अपना आंसर क्या होना है यहाँ पे, हाँ, महामना की उपाधि किसने दी थी, तो ये कौन दिया था, ये दिए थे महात्मा गांधी, जिनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिएगा आपसे एक सवाल यहाँ पे और भी बनेगा, ये आप बताइएगा कि मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिला था, और अगर मिला था तो कब मिला था, इस चीज को आप बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई थी। देखिए सती प्रथा, वो होता है ना कि घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, घर में कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, आदमी इसको बोलते बोलते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है। तो सती प्रथा हमारे सनातन धर्म में कभी ये रिचुअल नहीं रहा था सती प्रथा का, लेकिन बस लोग इसको बोल बोल के अंधविश्वास को बढ़ाते हुए ऐसा कुछ किया था। तो देखो सबसे पहले तो सती प्रथा था क्या, तो सती प्रथा ये था कि अगर किसी लड़की का पति अगर मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके हस्बैंड के साथ उसके पत्नी को भी जला दिया जाएगा। और आप देखो कि एक कुप्रथा कितनी कुप्रथा को जन्म देता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़की, पहले तो लड़की बनी बच्ची रहती थी, ज्यादा उम्र के आदमी के साथ उसका शादी कर दिया गया। जब तक वो लड़की थोड़े से यंग एज में आई, वो आदमी बूढ़ा हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब डेथ हुआ तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला देगा, उसका बच्चा बचा, अब वो बच्चा गरीब हो गया। तो यहीं से मतलब एक कुप्रथा बहुत सारी कुप्रथा को जन्म दे देता था। सती प्रथा कोई भी प्रथा नहीं था हमारे यहाँ, वो पता नहीं कैसे अचानक से शुरू हो गया। सनातन धर्म में जैसे आप देखो ना, रामायण का अगर आप पाठ देखते हो तो वहाँ पे दशरथ जी की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ उनकी पत्नी सती हुई थी, लेकिन ये अपने आप, और कब से, तो लगभग गुप्त काल से। ठीक है, ऐसा इतिहासकार लोग अंदाजा लगाते हैं कि सती प्रथा जो है ये गुप्त काल में शुरू हुई, क्योंकि इसका पहला अभिलेख, पहला चर्चा जो है ये गुप्त काल से ही मिलता है। और गुप्त काल में प्रॉपर किस शासक के समय, तो एक नाम आता है एक आदमी का, भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त, ये आपका गुप्त वंश का शासक था। देखो हुआ क्या था, इसके समय भारत में एक आक्रमण हुआ। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ, तो एक जनजाति के द्वारा हुआ, और उस जनजाति का क्या नाम था, हून। ठीक है, बेसिकली लोग बोलते बोलते हूनों बोलते हैं। भारत में गुप्त काल के टाइम में हूनों का आक्रमण हुआ।
कौन का आक्रमण हुआ? भानुगुप्त का एक मित्र था, एक दोस्त था, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था गोपराज। ठीक है, इसका नाम था गोपराज। गोपराज भानुगुप्त की ओर से खून से लड़ रहा था, और भी बहुत लोग लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहा था, और लड़ने के दरमियान क्या हुई? इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई तो कहा जाता है ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कि सबसे पहले इन्हीं की जो पत्नी है ये क्या हुई थी? ये आपकी सती हुई थी। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि गुप्त काल से ही सती प्रथा भी शुरू हुआ, क्योंकि पहला प्रमाण भी यहीं से मिलता है। और भानुगुप्त के किस अभिलेख में ये चीज लिखवाया गया है, इस चीज का चर्चा किया गया है, तो ये किया गया है एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में। ठीक है, और आप सोचो कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि वो क्या प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया तो मर जाएंगे, बुखार भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है ना। यहाँ तो सोचो कि जिंदा जला दिया जाता था, तो कितना सारा कुप्रथा शुरू हो जाता होगा, तो बहुत गलत था। भारत में हिंदू शासक हो, मुस्लिम शासक हो, या फिर अंग्रेज का ही सरकार क्यों ना हो, सबको देख करके बहुत ही दर्दनाक लगा ये, और सब लोग इसको रोकने का कोशिश किए। जैसे दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, किस वंश का था? वो था आपका गुलाम खिलजी, वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ तुगलक वंश का था। दिल्ली सल्तनत का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी इसे रोकने का प्रयास किया, बट रोक नहीं पाया था बहुत ज्यादा। फिर मुगल में आप आते हो तो अकबर के द्वारा फाइनली सती प्रथा को बैन किया गया था 1582 में, लेकिन फिर भी लोग उस चीज को नहीं माना। आगे आप आते हो तो राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा भी काफी प्रयास किया गया सती प्रथा को रोकने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जब तक कानून नहीं होगा, जब तक आप दंड नहीं दोगे किसी को, कोई नहीं कुछ समझने वाला है। फाइनली किसके द्वारा? तो यहाँ पे एक आदमी का नाम आएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फाइनली जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या हुआ? तो सती प्रथा को बैन किया गया। और ये सवाल बनता है कि कब बैन किया गया था? तो सरकार तो अंग्रेज का चल रहा था, टाइम पीरियड भी अंग्रेज का ही होगा, 1829, है ना। 1829 में फाइनली कानून बना दिया गया कि भाई ये सती प्रथा बहुत ही गंदा चीज है, आप इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते हो, ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। लोग वैसे ऐसे ही अंधविश्वास में इसको चालू कर दिया गया था। सवाल ये भी बनता है कि औरंगजेब के द्वारा, जबकि इवन आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने भी सती प्रथा को बैन करने का कोशिश किया था, बट नहीं हो पाया था। अकबर ने तो फाइनली कानून बनाया था कि आपको सती प्रथा को रिचुअल में नहीं चलाना है, इसके बावजूद लोग क्या किए थे? चलाते रहे थे। इवन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया तो भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं ये हिंदुओं का संस्कार है, हिंदुओं का रिचुअल है, तो ऐसा होना चाहिए। खैर फाइनली ये चीज बहुत ही गंदा था, जब भी शुरू हुआ था बहुत गलत था ये। अब फाइनली अब आपको ऐसा अपने समाज में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कानून भी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखिएगा सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, सोमाटो नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। सोमैटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? तो जो आपका सोमैटोट्रोपिन है ये एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। देखिएगा हमारे बॉडी में क्या होता है ना, दो प्रकार का लिक्विड जो है ये आपका क्या कह सकते हो आप, ये स्त्रावित होता है। ठीक है, सिक्रेट होता है। दो तरह का लिक्विड जो है ये आपका सिक्रेट होता है, एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो एक होता है आपका हार्मोन, ठीक है, और दूसरा होता है एंजाइम। एंजाइम, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि आदमी गुस्सा है या फिर आदमी बहुत खुश है, कभी कभी हम ही लोग को फीलिंग आता है बहुत रोने वाला, बहुत गुस्सा वाला, बहुत चिड़चिड़ी वाला, कभी कभी बहुत खुश होते हैं, तो उसमें 100% किसका योगदान होता है? तो ये योगदान होता है हार्मोन का। मतलब आप कह सकते हो कि हार्मोन जो है इंसान के ग्रोथ को, इंसान के नेचर को, सब चीज को रेगुलेट कौन करता है? तो ये करता है आपका हार्मोन। बट एंजाइम का क्या काम होता है? तो एंजाइम का काम होता है हमारे खाने का पाचन करने का। खाना का पाचन कौन करवाता है? तो मैक्सिमम रूप से या मुख्य रूप से ये काम किसका होता है? तो ये होता है आपका एंजाइम का। अब आपसे सवाल बनता है कि हार्मोन जो है, हार्मोन किससे किससे मिलकर के बनता है? तो हार्मोन जो है ये आपका प्रोटीन से, आप यहाँ देख लो, प्रोटीन से, ठीक है, अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। हाँ, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड से ही मिल करके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो हार्मोन जो है प्रोटीन, अमीनो अम्ल और स्टेरॉइड से मिलकर के ये बनता है। ठीक है, और हार्मोन जो है, ठीक है, ये कौन से ग्रंथि से निकलती है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, हर्षई दीर्घई थोड़ा आप देख लीजिएगा। एंजाइम, एंजाइम जो होता है ये मेनली किससे बनता है? तो ये बनता है आपका
किससे बनता है? ये बनता है आपका प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन से। और एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ये निकलती है बहिस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। देखो आपसे सवाल करता है कि हार्मोन किस ग्लैंड से, तो आप कह लो ना कि मान लो ग्रंथि, ग्रंथि मीन्स मान लो कि ये अपने बॉडी में एक थैला है, इसमें क्या बनता है? इसमें हार्मोन बनता है। और एक और थैला है अपने बॉडी में, ये कौन सा है? बहिस्रावी ग्रंथि, इसमें क्या बन रहा है? एंजाइम। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से। और एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो बहिस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे सवाल करता है कि ये जो वृद्धि हार्मोन है, ये जो वृद्धि हार्मोन है, ये किस प्रकार की ग्रंथि से ये निकलता है? तो पहले तो हम लोग को पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से। नाम पूछ लेगा तो आप क्या बताइएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखते हैं वृद्धि हार्मोन जो है ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि से निकलता है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, असम में कितने प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं? तो ये जो आपका बिहू है ये आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपका बिहू होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका 3 प्रकार का, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है? तो देखिएगा पहले रोगाली, रोगाली हो जाएगा, फिर आपका रोगाली हो जाएगा, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू, और तीसरा हो जाएगा भोगाली बिहू। वैसे इसका कहीं कहीं आपको दूसरा नाम भी मिलेगा। रोगाली को ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बोहाग बिहू। कोंगाली को कहा जाता है काटी बिहू, और भोगाली को कहा जाता है माघ बिहू, ठीक है। सबके साथ आप बिहू वर्ड लगा दीजिएगा, बिहू। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे यहाँ देखो छठ होता है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, होली होता है, तो ये सारे आपके 2 दिन से ज़्यादा का ही फेस्टिवल होता है। तो वैसे ही आपका बिहू जो है असम का फेस्टिवल है, और ये आपका 3 दिनों का फेस्टिवल होता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर बात करें असम के बारे में, तो पूर्वोत्तर में ये राज्य बसा हुआ है, जो पूर्वोत्तर का 6 राज्य। असम मतलब आप जब देखते हो, आप जब मैप देखते हो भारत का, तो नॉर्थ ईस्ट की साइड 7 राज्य हैं, उसमें से 6 का 6 राज्य के साथ सीमा कौन साझा करता है? असम। साथ में एक और राज्य के साथ सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल। इट मीन्स कि ये 7 राज्य से बॉर्डर लगाता है। आपसे पूछेगा कि असम कितने राज्यों, कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा, एक तो होगा भूटान, और एक हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश। इट मीन्स कि 2 कंट्रीज से ये क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। हम लोग अभी एक देखे थे गुवाहाटी हाई कोर्ट, जहाँ बहुत सारे मामले देखे जाते हैं। सबसे बड़ा खंडपीठ क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। कहाँ का है? असम का। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम कौन है? तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी भाजपा के नेता हैं, और काफ़ी चर्चित भी रहते हैं। काफ़ी करप्टेड थे जब ये कांग्रेस में थे, बट अब बीजेपी में है तब सही है। और कांग्रेस में, सॉरी, उसके बाद गवर्नर में देखिएगा, गवर्नर में कौन है? तो ये हैं आपके गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। एक चीज़ और याद रखिएगा आप असम के बारे में, रिसेंट में ये चीज़ हुआ है। रिसेंट में यहाँ के 19 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में 19 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? बहुत बार हम बताए हैं क्लास में भी। इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी भी राज्य के उत्पाद को एक पहचान दिलवाना, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का अपने यहाँ एक्ट कब आया था? 1999 में यहाँ एक आपका बिल आया, जो कि आपका फाइनली लागू कब हो गया था? 2003 में। और भारत में पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। ध्यान से सुनिएगा, जीआई टैग का कॉन्सेप्ट 1999 में आया, 2003 में लागू हुआ, 2004 में भारत के पहले उत्पाद को, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। रिसेंट में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को क्या दिया गया? यूरोपीय यूनियन के द्वारा जीआई टैग दिया गया। अभी रिसेंट में असम में 19 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। जिसमें आपका क्या क्या है? तो कुछ याद रखिएगा, कुछ खास, जैसे एक आपका ढोल को दिया गया, ठीक है।
इसी फेस्टिवल के नाम पे ढोल है। जैसे 19 में एक हो जाएगा आपका बिहू ढोल, बिहू ढोल। एक हो जाएगा आपका जापी, जापी क्या है, तो ये बांस का टोपी है, बांस का टोपी, ठीक है। बाकी और बहुत से अजीब से नाम थे, आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, वैसे भी करंट का चैप्टर है, तो ये दो चीज को याद रखिएगा। कुछ और जो पहले दिए गए हैं, जैसे काजी नेमो, चोकुआ चावल, ठीक है, लिख दे रहे हैं, एक मिनट देखिएगा। काजी नेमू, काजी नेमू को जीआई टैग दिया गया है, चोकुआ चावल को दिया गया है, चोकुआ चावल, और एक नाम और याद रखिएगा, गमोचा, ठीक है, ये वही गमोचा है जो बिहारियों की शान है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है असम का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखना, निम्नलिखित में से किस पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पूना का लड़ाई हुआ था। पुणे कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे की लड़ाई के बाद, वैसे पुणे गलत लिखा गया अपना, ये टवर्गी ना होगा यहाँ पे, पुणे की लड़ाई के बाद, पुणे की युद्ध के बाद, ठीक है, कब, तो 1802 में, किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके द्वारा, तो पेशवा, पेशवा मेनली ये वर्ड जो था ना, ये मराठा लोगों के द्वारा ये वर्ड यूज किया जाता था। पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा, ठीक है, दोनों के बीच क्या हुआ, एक संधि हुआ, और इसी संधि को किस नाम से जाना जाता है, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पेशवा मतलब मराठा जो है लगातार कमजोर होते चला गया, और अंग्रेज जो है ये लगातार क्या होते चला गया, मजबूत होते चला गया। अगर आपसे सवाल करता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के द्वारा पहली बार क्या किया गया था, तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए अपना, हाँ, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिएगा, लिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, आप क्या याद रखिएगा यहाँ पे, ब्रो, ठीक है। ऐसे भी देखिए, हमारा भाई लोग जो होता है, खास कर छोटा भाई, उसी को आदमी फोटो खींचने के लिए देता है कि भाई फोटो खींच दो, तो ऐसे ही ब्रो से याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। सांकेतिक नाम क्या हो जाएगा, AgBr, AgBr। इसका कहाँ पे यूज होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr का यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। वहीं आप देखिएगा कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट, ये किस चीज में यूज होता है, तो ये कृषि में यूज होता है, कृषि में किसका यूज होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका कहाँ यूज होता है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कौन सा डॉक्टर, तो डेंटिस्ट के पास जाते हो, और जब वहाँ पे आपका दांत सड़ गया होता है, तो एक दांत को भरने वाला कुछ होता है, रूट कैनाल कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, चलिए यहाँ पे देखिए 9 में, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, तो ये महान गणितज्ञ कौन, तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पे मनाया जाता है। और इनकी जयंती कब होती है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इनकी जयंती कब होती है, तो ये होती है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1887, मतलब 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके 2 साल बाद, ठीक है, आप ऐसे कनेक्ट करके याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु में एक बहुत ही योग्य बच्चे का जन्म होता है। कहाँ के हैं ये, तो ये हैं आपके तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, नाम क्या है, श्रीनिवास रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, जो बहुत बड़े क्या बनते हैं, तो मैथमेटिशियन बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं। और इन्हीं के जयंती पे, देखो जयंती क्या होता है, मान लो कि किसी भी आदमी का जन्मदिन है, अगर वो जीवित है तो उसका जन्मदिन मनाया जाएगा, अगर उनकी अब मृत्यु हो गई, जैसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाता है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है, इसलिए उनके जन्म दिवस को जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस, और किनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो श्रीनिवास रामानुजन को। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट था, बट इससे भी ज्यादा, हाँ एक चीज और आप यहाँ पे याद रखोगे, आपसे सवाल करेगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो मनमोहन सिंह का जब सरकार था,
मनमोहन सिंह जी के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, मोदी जी के पहले ये थे ना प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2011 में घोषणा किया गया कि इनके जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग क्या मनाएंगे, इनको एक उपाधि दिया गया, इनको एक सम्मान स्वरूप दिया गया और बोला गया कि इनके जयंती पे हम लोग क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस। मतलब घोषणा कब हुआ, 2011 में, और मनाया कब से जाना शुरू हुआ, 2012 से। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। एक सवाल और बनता है कि आप ये बताओ अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बड़ा लॉजिकल है, आपसे अगर सवाल बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिएगा ये आपको नहीं भी याद रहेगा ना, आप दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे। देखो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, गणित दिवस, इसको पाई दिवस भी कहा जाता है। पाई होता है ना, पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ में, पाई दिवस। एक फ्रैक्शन में आता है एंड एक आपका डेसिमल में आता है। तो देखो सबसे पहले आओ आप पाई का मान लिखो, 3.14 होता है ना डेसिमल में। तो यहाँ से आप 14 उठा लो और 14 को बना लो डेट, ठीक है, और आप 3 उठा लो और इसको बना लो मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, 14 मार्च, ठीक है। तो 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग पाई दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। और आपका इस बार जो है ये कब से मनाया जा रहा है, तो देखो ये जो आपका राष्ट्रीय वाला था 2012 से मनाया जा रहा है, ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 2020 से, ठीक है। इस बार आपका, हाँ आपके लिए ये सवाल रहेगा, ठीक है, आप बताना कि ये जो इस बार जो है इस सबका थीम पूछ लेता है। जैसे नॉर्मल आप एग्जाम दीजिएगा अभी तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम पूछ लेगा, तो छोटे छोटे योगा दिवस का थीम पूछ लेता है ना, अभी आने वाला है, जून में होता है, हाँ। तो ये सबका आपका क्या करता है, थीम पूछ लेता है। तो आप ये बताना कि इसका जो थीम है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का जो थीम है, रिसेंट में बीता भी है, तो इसका थीम क्या है, ठीक है। एवरीवन करके कुछ था, एवरीवन मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ऐसा ही शायद कुछ था। आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपना, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ड्रोन, ठीक है, आजकल हम लोग देख रहे हैं हर चीज में ड्रोन का यूज हो रहा है, चाहे तो मेडिकल हो या फिर आज तो शादी के टाइम में ये ज्यादा देखने को मिलता है, वो ड्रोन से ही रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, आज के टाइम में कॉमन होते जा रहा है। तो ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ड्रोन परीक्षण केंद्र खोले जाने का घोषणा या फिर शुरुआत वहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ खोला जाएगा, तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु के बारे में तो भारत का सबसे साउथर्न सबसे दक्षिणतम राज्य है, जिसके सीएम कौन है, तो सीएम है एमके स्टालिन और वहाँ के गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका मुख्य भूमि का नहीं है, अगर आप पूरा भारत का नाम लेते हो तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, बट अगर आप मुख्य भूमि बोलते हो तो क्या होगा, केप केमोरिन या कन्याकुमारी। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। चलो आज इसमें थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश, अगर आप देखते हो तो 2000 ईस्वी के पहले एक कौन सा नवंबर था, 1 नवंबर, हाँ 2000 ईस्वी के पहले अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो ये था आपका मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया, तो ये अलग हो गया छत्तीसगढ़। और इस तरीके से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। आज के टाइम में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान। मध्य प्रदेश में रिसेंट में नए सीएम चुन के आए हैं, और कौन चुन करके आए हैं, तो ये आए हैं मोहन यादव, ठीक है। वहीं पे देखिएगा तमिलनाडु का तो हम लोग चर्चा किए। कर्नाटक, कर्नाटक जिसे पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, 1973 में क्या हुआ कि इसका नाम चेंज कर दिया गया और कर्नाटक कर दिया गया। आपके लिए एक सवाल यहाँ पे एक और है कि आप ये बताना कर्नाटक में अभी कौन है सीएम। रिसेंट में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, ठीक है। तो आप ये बताना कि यहाँ के सीएम का क्या नाम है, क्योंकि बहुत विवाद में रहे थे कि कौन सीएम बनेगा, तो विवादित चर्चा ये रहा था। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए आपको कमेंट दिखा रहे हैं, फिर से अच्छा कमेंट और काफ़ी फैक्चुअल कमेंट किया गया है हमारे द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन को, वेट करिए। तो देखिएगा ये सवाल कल का था। सवाल आपके लिए ये था कि भारत के अभी शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान,
ठीक है, आप ये बताना, चलो कमेंट में क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लेते हैं कि आप बताना बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि बिहार का शिक्षा सिस्टम अभी के पाठक ने भौचाल मचा के रख दिए हैं, तो बड़ा चर्चा में रहता है। आप ये बताइएगा बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, अपने पूरे भारत के कौन हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। एक सवाल ये किया गया था कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, मोदी जी के द्वारा, तो नीति आयोग की। और ये जो भी है, ये तो इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिख करके देखते हैं कि अगर आप कमेंट में पढ़ लीजिएगा तो आपको एक दो क्वेश्चन याद हो जाएगा। जैसे ये योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में फैक्चुअल डेटा जितना होना चाहिए था शुरू से अंत तक ये लिखा हुआ है, तो आप कमेंट खोल करके पढ़िएगा, इनका कमेंट जरूर, ठीक ना। चलिए, ऐसे ही आपके मैक्सिमम लोग जवाब दिए हैं शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।